बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। सरहद के उस पार से एक बार फिर गोलियाँ चली, मगर इस बार जवाब खामोशी नहीं, अज़्म और कुव्वत से दिया गया। चमन, स्पेन बोल्दक और पक्तिका वही इलाके जहाँ से हमारी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग हुई और पूरा खित्ता अचानक दहक उठा। 12 अक्टूबर की रात से शुरू होने वाली झड़पों में पाकिस्तान ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अस्करियत पसंद हमारी सरजमीन पर हमला कर रहे थे। ISPR के अदाद शुमार के मुताबिक इस लड़ाई में 23 पाकिस्तानी फौजी जाम शहादत नोश कर गए, जबकि 200 से ज़ायद अफगान जंगजू हलाक हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िह है, यह कार्रवाई दफ़ाई नौइयत की थी और मकसद सिर्फ उन दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म करना था जो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। दूसरी जानिब काबिल इंतज़ामिया ने हलाकतों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला और रवायती प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब ज़िम्मेदारी और दलेरी से दिया। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में सख्त इक़दामात किए। चमन और तोरखम बंद, हाई अलर्ट नाफिज और 7 दिन के लिए अफगानियों को घर, कारोबार और दुकानें बंद करने की हदायत जारी की गई हैं। मुहम्मद में दरानंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए तकरीबन 45 से 50 खारजी अनासर को हलाक कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को जुज़वी हमायत मिली। चीन ने तहम्मुल की अपील के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हक़ में बयान दिया। सऊदी अरब और कतर ने सफारती सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी सीज़ फायर की दरख्वास्त की और नतीजतन 48 घंटे की जंग बंदी तय पाई, मगर माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि तालिबान की गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से ये वक्फा कम हो सकता है। फ़िलहाल सरहद पर खामोशी है, मगर एतमाद की जंग जारी है। पाकिस्तान ने वाज़िह किया है कि अगर 1 इंच भी चैलेंज हुआ तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल तारिक रशीद साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जनरल साहब, फरमाइएगा, चमन, स्पेन बोल्दक और पक्तिका में अफ़गान फोर्सेस मुसल्लह नासर ने की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाकिस्तान ने दफ़ाई कार्रवाई की, जिसमें 23 फ़ौजी जाम शहादत नोश किया और 200 से ज़ायद दुश्मन मारे गए। आपके ख्याल में इस जवाब को मौसर और फैसला कुन कहने के बाद अगले ठोस कदम क्या होना चाहिए ताकि सरहद पर मज़ीद हलाकतों से बचा जा सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके रिस्पांस पे हमने इनको जवाब दिया और आगे हमें माजी से सीख के आगे बढ़ना होगा। हमें करना ये होगा कि जो बॉर्डर पे हमारी रिकग्नाइज इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स हैं, जो कि 8 से 12 के करीब हैं, जैसे आपको तोरखम की क्रॉसिंग है, खरलाची की क्रॉसिंग है, गुलाम खान की क्रॉसिंग है और अंगूर अड्डे की क्रॉसिंग है, चमन स्पिन बोल्दे की आपने क्रॉसिंग के बात की, इस तरह पशीन किला अब्दुल्ला की है और बराबचा की है, बादीनी की है बलूचिस्तान में। इन तमाम क्रॉसिंग्स को हमने स्ट्रेंथन करना होगा और इंश्योर करना होगा कि कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। बिल्कुल सही। दूसरा, हमें जितने भी अफगानी हैं पाकिस्तान में, एक दफ़ा इन सब को वापस जाना होगा। इनफ इज़ इनफ, चाहे कानूनी है गैर कानूनी है, इन सबको एक दफ़ा वापस जाना होगा और वापस वीज़े लेके या तिजारत करने आते हैं, जिस मकसद के लिए भी आना है वीज़े लेके वापस आए। उसके अलावा हमने खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पे और बलूचिस्तान के जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। देखें, जो अफ़गानिस्तान अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कर सकता है या करेगा या इंडिया कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हम जो इक़दामात लेने चाहिए वो हमें लेने चाहिए। और जहाँ पे जो लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या स्लीपर सेल्स हैं, जहाँ पे आके ये ख़वारिजी फितना उल हिंदुस्तान या फितना उल जो है ख़वारिज जो है ये आके पनाह लेते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं, जहाँ से पैसा मिलता है, जो इनको छुपाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, फाइनेंस देते हैं, इन सब का कला कमा करना होगा। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि हम चंद दिनों में उनके ट्रायल करें और उनको एग्जीक्यूट करें। अब देखें, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सूबे हैं और यहाँ कन्विक्शन रेट सबसे कम है। बलूचिस्तान में 6 से 9% है और 20 से 25%
KPK में है, जबकि पंजाब में 70 से 75% है और 60% कन्विक्शन रेट सूबा सिंध में है। तो ये तमाम हमें मेजर्स लेने होंगे पाकिस्तान को, और रीजनली भी हमें अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए कि ईरान को साथ में लाएँ, ताजिकिस्तान को साथ में लाएँ, कतर जैसे वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया से को कॉन्फिडेंस में लें, चाइना को लें, और इवन रशिया को भी लें, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये जो रजीम है अफ़गान तालिबान सो कॉल्ड, इनकी स्पेस को कम करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किसी सूरत में ना होने दें। और अच्छा अगर इसमें एक चीज़ और फरमाइएगा, आपने बलूचिस्तान कमांड भी की हुई है, मोहम्मद में 45 से 50 खारजी अनासर को हलाक किया गया। आप इस ऑपरेशन की स्ट्रैटेजिक अहमियत क्या समझते हैं, और इसके बाद सरहदी सिक्योरिटी में कौन से अमली आपको लगता है चीज़ों की ज़रूरत है जिससे मुस्तकबिल में दरअंदाजी को ख़त्म किया जा सके? देखिए, यही तो मैं आपको बता रहा था कि जो इस्टेब्लिश क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें इंश्योर करना चाहिए कि कोई इलीगल अफ़गानी पाकिस्तान में ना आए। देखिए, डेली 25 से 30 हज़ार अफ़गानी जो है वो इन क्रॉसिंग पॉइंट से आते जाते हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और हर मिनट में 3 से 4 गाड़ियाँ क्रॉस कर रही होती हैं। और उसके अलावा फिर जब यहाँ आ जाते हैं, जैसे आपने देखा जब हमारा मार्का हक भी हुआ तो एक दफ़ा हमने 70 खवारजी बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे, और एक दफ़ा 50-55 के करीब क्रॉस करते हुए मारे। अब बॉर्डर पे तो सीज फायर है, लेकिन अंदर देखें फिर दोबारा ये बॉर्डर क्रॉस मोहम्मद एजेंसी में क्रॉस करने की कोशिश की, वज़ीरिस्तान में कोशिश की, और पिछले 2 से 3 दिनों में हम 100 से ज़्यादा ये खवारजी मार चुके हैं। बिल्कुल। तो हमें अंदर से जो है इकदाम लेने हैं, और इकदाम जैसे मैंने आपको बताया कि अवाम को कॉन्फिडेंस में लें और अकाउंटेबिलिटी करें। और जैसे आपको पता है कि किसी इलाके का SHO हो या काउंसलर हो, MPA हो, उसको अपने इलाके के एक एक बंदे का पता होता है। तो फिर इनको क्यों नहीं पता कि ये खवारजी कहाँ आके ठहरते हैं, कौन इनको पनाह देता है, कौन इनको खाना प्रोवाइड करता है, कौन इनको गाड़ियाँ लेके देता है, और कैसे ये घूमते फिरते हैं। हमें पांच सबक सीख के आगे चलना होगा, और इक़दामात को पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट में लेके करने होंगे, और प्रोविंशियल हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को एक पेज पे होना पड़ेगा। वेरी राइट सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पे ही आना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ से ज़रा आपका व्यू ले लूँ। सिक्योरिटी के माहिरीन कह रहे हैं कि एतमाद की जंग जारी है। इस बहरान को दूर करने के लिए पाकिस्तान, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने कौन से ऐसे कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है ताकि सरहद पर हम इसको एड्रेस कर सकें, क्योंकि जो दूसरी साइड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं वहाँ से लैप्सेस भी हैं, और वहाँ से दानिस्तन चीज़ों को क्रॉस कराने की कोशिश भी की जा रही है, जो कि तालिबान का एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जैसे मैंने इसमें कहा, मैंने आपको बता तो दिया। अब मैंने एक दफ़ा यहाँ हामिद करज़ई साहब पाकिस्तान में आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एड्रेस भी किया। मैं 2004-05 की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी उस एड्रेस में शामिल था, मैं उनकी फैकल्टी में था। तो वो ये कह रहे थे, मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पासपोर्ट ही ना हो, हमारा फ्री आने जाना हो। तो क्या दुनिया में देखे कहीं ऐसे होता है? हम सब मुसलमान हैं, और जैसा हमें पता है कि इस्लाम में हज हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ को निभाने के लिए जब आप सऊदी अरेबिया जाते हैं तो आपको वीज़ा लेना होता है। हालांकि वो तो आप पे एक फ़र्ज़ है, मुसलमान का मतलब फ़र्ज़ कर दिया गया है, उसके लिए भी वीज़ा लेना होता है। और ये वहाँ बैठे हुए हैं, और हमने क्योंकि इनको सही तरह से चेक नहीं किया, आमदरफ्त इनकी आती जाती रही, और हमने एक उनको लीनियंट अप्रोच रखी, और जिसका खुमाजा हम आज भुगत रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो कार्रवाई पाकिस्तान ने अब की, ये हमें कई साल पहले कर देनी चाहिए थी, बट चले देर आए दुरुस्त आए। हमें इनका, अफगान तालिबान का और हिंदुस्तान का जो गठजोड़ है वो सबके सामने आ गया है। अब फैसले हमें सख्त करने होंगे और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को सामने रख के करने होंगे। सर, चीन, सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है और तहम्मुल की अपील भी की है। बैनुल-अक़वामी सालसी ये तनाज़ा किस हद तक आपको लगता है इसको बैलेंस आउट कर सकेगी गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल बैलेंस आउट करेगी। देखें, ईरान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा है कि बातचीत से मसले हल हों। पाकिस्तान में जितने इनके बैठे हुए रेफ्यूजीज़, अफ़गान रेफ्यूजीज़, उतने ही तकरीबन ईरान में भी हैं। बट ईरान ने इनके बॉर्डर के साथ साथ कैंप बनाए हुए हैं। उन्होंने इनको इजाज़त नहीं दी कि बाकी शहरों में जा सके, और फिर जब वो इनको वापस करते हैं तो ज़्यादा मीडिया में बातचीत नहीं करते।
वो खामोशी से अपने काम करते हैं। हमें भी खामोशी से पाकिस्तान की इंटरेस्ट के मुताबिक काम करने चाहिए। तमाम अफगानियों को वापस जाना चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और इलीगल क्रॉसिंग को रोकना चाहिए। और जो ममालिक इनके 6 हमसाए हैं, देखिए अफगानिस्तान के और ताजिकिस्तान का बॉर्डर को 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर उनका भी है, हमारा तो खैर 2540 किलोमीटर का है। अब देखें बाकी जो ईरान और पाकिस्तान के अलावा 4 हमसाए हैं उनमें यह रेफ्यूजीज ना होने के बराबर हैं। उन्होंने बॉर्डर को बड़ा सख्ती से गार्ड किया हुआ है। ये पाकिस्तान और ईरान ने थोड़ी सी लीनियंसी इनको दिखाई है। ईरान फिर भी इनको बॉर्डर तक और कैंपों तक रखता है। हमने इनको खुली छुट्टी दी हुई थी, हमें ये खुली छुट्टी बंद करनी होगी और पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मैटर्स को सख्ती से लेना होगा और ये इसी किस्म की जो कार्रवाई ये करते रहे उसमें ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी होगी। अच्छा सर, पाकिस्तान ने 7 दिनों के लिए अफगानी बाशिंदों को कारोबार बंद करने का हुक्म दिया है। इस इकदाम को आप किस हद तक ज़रूरी और मुनासिब समझ रहे हैं और क्या ये सरहदी सिक्योरिटी के लिए एक आपको लगता है मैसेजिंग अक्रॉस द बोर्ड गया है अफगानिस्तान में? देखिए हमने इसके अलावा जो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड था, हमने मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया है। अब डेली देखें यहाँ से तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का सामान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लेके जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। और इनका हमारे से 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की 70% ट्रेड जो है 70 से 75% वो पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान ने इनका बहुत ख्याल रखा और इन्होंने उसका सिला हमें ये दिया कि पाकिस्तान के असली दुश्मन के साथ मिल गए और हमारी पीठ में छुरा घोंपने लगे। तो अब ये ज़्यादा देर तक इनकी ये जो कर रहे हैं कार्रवाइयाँ नहीं कर सकती। पाकिस्तान को जो है देर आए दुरुस्त एहसास हो चुका है और हमें जितने भी लेवरेजेस हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हैं, बॉर्डर से क्रॉसिंग्स के हैं, तिजारत को बंद करना, और ये सारे मेजर्स हमें लेने चाहिए और रीजनल अप्रोच के तहत इसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल महज एक सरहदी झड़प नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, दिफा और कौमी तहफ़्फ़ुज़ की अक्कास है। 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी के बावजूद सरहद पर एतमाद की जंग जारी है और पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब फैसला कुन और सख्त होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को सूबे का नया वज़ीर आला नामज़द करके सियासी मंजरनामे में एक अहम तब्दीली मुतारफ़ कराई है। सुहेल आफरीदी के हल्फ उठाने के साथ ही सियासी हलकों में कई सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या ये फैसला पार्टी नज़्म ज़ब्त को मजबूत करने के लिए किया गया है या किसी अंदरूनी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है? नौमुंतखब वज़ीर आला ने वाज़िया किया है कि काबीना में रद्दोबदल बानी PTI इमरान खान की मुशावरत से होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन्हें फ़ोन पर मुबारकबाद देते हुए वफाक की जानिब से ताउन की यकीन दहानी भी कराई। ये वो लम्हा है जहाँ मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात की नई नौइयत तश्कील पा रही है। एक तरफ पार्टी डिसिप्लिन, दूसरी तरफ वफाकी हम आहंगी और इन दोनों के दरमियान एक ऐसा वज़ीर आला जो पहली मरतबा सूबे की क़यादत अपने कंधों पर ले रहा है। सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा के लिए नई इस्तेहकाम की अलामत है या आने वाले दिनों में सियासी कशमकश की नई सूरत सामने आएगी? इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है शौकत यूसुफज़ई ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शौकत यूसुफज़ई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का फैसला क्यों किया? क्या ये पार्टी के दबाव की वजह थी या उनकी कारकर्दगी से मायूस हो चुके थे? और बाकी उम्मीदवारों को छोड़कर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये था कि पार्टी के अंदर थोड़े जो ग्रुपिंग शुरू हो गई थी, जो इख्तलाफात शुरू हो गए थे, वो बदकिस्मती थी। लेकिन जाहिर बात है फिर इमरान खान ने जो फैसला किया सुहेल अफरीदी का, तो ये एक तो ये आपको पता है कि ये
साउथ और सेंटर और नॉर्थ और सेंटर, ये जो पोल थे हमारे पीटीआई के, उसमें बदकिस्मती से ये इनका आपस में खींचतानी हमेशा से रही है। लेकिन सुहेल का जो इंतखाब है ये नए इलाके से है, खैबर से, मतलब फाटा के। तो न ये साउथ में था न ये सेंटर में था। तो एक तो ये वजह थी कि उसके ऊपर सारे मुत्तहिद हो गए, मुत्तफिक हो गए, सारे जितने भी ग्रुप थे, तो वो ग्रुपिंग ख़त्म हो गई। और दूसरा ये कि फाटा को एक अच्छा मैसेज गया, क्योंकि दहशतगर्दी वहाँ हो रही है ज़्यादा। अब सुहेल अफरीदी अपने अवाम को अपील कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे में मेरा साथ दें। बिल्कुल तो सही। आई थिंक ये एक अच्छी बात है, और शायद ज़्यादा जो कबायली है वो मेरे ख्याल से वो लब्बैक कहेंगे और पूरा तावन करेंगे। तीसरा जो फैक्टर है वो ये कि वो यूथ से हैं, और आईएसएफ के यूथ की सदर भी बड़ी रहे, तादाद बिल्कुल सही। जो है वो बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में यूथ की है पीटीआई में। तो आई थिंक जब भी कोई तहरीक चले ये या कोई कॉल दी जाती है तो पहले से ज़्यादा जोश में यूथ जो है वो निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसकी वजह से बाकी पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, चेंजेस होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल से। अच्छा, ये भी फरमाइएगा, शौकत यूसुफजई अडयाला गए इमरान खान साहब को मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट दायर की है वहाँ पर, और आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी जिसके अंदर वो खुद नहीं जा सके और उन्होंने मुजम्मिल हुसैन को भेजा। इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, आप ये जो नई चेंजेस आई हैं इसमें आप देखें कि वफाकी हुकूमत ने शुरू से अदम तावन का मुजाहरा किया। जैसी वो नामजदगी होती है सुहेल की, तो उसके साथ ही अता तारड़ और तिलाल चौधरी और इस तरह के लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर देते हैं। उनको उनका सिलसिला जोड़ा जाता है कि जी ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, और उनको कहा जाता है कि जी ये फंडिंग ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो तलखियाँ पैदा की। फिर उसके बाद आपने देखा कि उनकी हलफ में रुकावटें डाली गई। उसके बाद जाके जब वो मुंतखब हुए, ये सब सारे हरबे इनके नाकाम हुए, इनसे बंदे नहीं टूटे, और फिर जाके प्राइम मिनिस्टर ने जब वो मुंतखब हुए तो उन्होंने कॉल की और मुबारकबाद दी। अच्छी बात है, फिर भी ठीक है, सियासत होती है, सियासत में दाव पेश होते रहते हैं और अपनी कोशिशें होती हैं। लेकिन कल जो हुआ कि एक नए चीफ मिनिस्टर, आपको पता है कि हालात भी ख़राब है यहाँ पे, और आप हालात को भी ठीक करना चाहते हैं, माहौल को भी ठीक करना चाहते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है पंजाब हुकूमत से कि मुझे मिलने दी जाए, क्योंकि मैं इलेक्ट हुआ हूँ, मैंने कैबिनेट बनानी है और मैंने अपने लीडर से मशावरत करनी है। ठीक। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की। तो अब ये कैसी हुकूमत है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। अब पता नहीं किससे पूछना था उन्होंने। वहां तो भतीजी बैठी है पंजाब में, अगर क्योंकि इख्तियार तो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। ट्रू ट्रू। तो ये सारी चीजें, तो इससे अंदाजा ये लगा कि वफाकी हुकूमत तावन नहीं करना चाहती। ओके। और उसकी वजह से आज सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जब तक वो अपने लीडर से नहीं मिलेंगे, उनसे गाइडलाइन नहीं लेंगे, तो किस चीज़ की मीटिंग अटेंड करें, क्या वहाँ जवाब क्या देंगे वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। शौकत साहब, पाक अफगान कशीदगी और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है? इस सारे मामले में नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का क्या किरदार आप समझ रहे हैं, और सूबे में ये जो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है, इसके अंदर अपेरेंटली वफाकी हुकूमत कह रही है कि एक डिस्कनेक्ट है वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान। इसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा? देखिए, डिस्कनेक्ट तो इसलिए है ना कि वफाक ताउन नहीं कर रहा। अगर वफाक कल ताउन कर लेता या आज कह देता कि जी आज जाके मिल लें, तो उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत हो जाती। लेकिन यहीं से आप देखें कि कितनी रुकावटें उसके लिए खड़ी कर दी है। कि यंग लड़का है, जाहिर है जज्बाती भी है। फिर तो जब वो जज्बात दिखाता है तो कहता है ये जी रियासत के खिलाफ है। भाई कोई रियासत के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, यहाँ मैंडेट है पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में, आप उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं। आप 4.5 करोड़ आवाम का एक नुमाइंदा है, वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, आप कहते हैं नहीं मिल सकते। बाकी दो चीजें आपने कही, एक तो दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसका खात्मा कैसे किया जाए, और दूसरा जो है जो पाक अफगान कशीदगी है। देखिए,
पाक अफगान कशीदगी, तो उसका तो सीधा सीधा जवाब है कि अगर अफगानिस्तान ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये पाकिस्तान का हक बनता है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। ठीक इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम अपने फौज के साथ खड़े हैं इस मामले के ऊपर। ठीक। जो भी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, तहरीक इंसाफ जो है वो अपने फौज के साथ खड़ी होगी। लेकिन जो इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि अगर आपने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो अल्टीमेटली आपने बात अफगानिस्तान से ही करना है, ठीक है। अफगान गवर्नमेंट से ही करना है। इसलिए कि वहां से अगर लोगों का आना बंद नहीं होता, तो आपके ऑपरेशन जो है वो फॉर द टाइम बिंग तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म वो सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए कि हम 15-20 सालों से देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऑपरेशन कर दिए, वक्ती फ़ायदा भी हुआ, कामयाबी भी मिली, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही। तो उसकी मेन वजह ये है कि लोग जो है वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो रुकी नहीं है वो उनका आना। तो मेरे ख्याल से कि अफगानिस्तान, अब ये मौका है जो सीज फायर हुई है उसमें अफगानिस्तान से एक ही डिमांड किया जाए कि ये जो दहशतगर्द हैं इनका आना बंद कर दें। वेरी राइट। और आपको तो लगता है कि बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? देखिए, क्यों नहीं हो सकता? दोनों इस्लामी मुल्क हैं। हाँ। कौन किसको जहन्नम भेजेगा, कौन किसको वो करेगा? अगर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ते हैं, तो अगर यहाँ से कोई अटैक होता है तो वहाँ बेगुनाह मरेंगे, बहुत सारे लोग बेगुनाह होंगे। वहाँ से करेंगे तो यहाँ बेगुनाह शहरी मरेंगे। तो उससे दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बेहतर यही है कि ताल्लुकात, अगर आपके सियासी ताल्लुकात नहीं बनते, तो कम से कम जंग बंदी के लिए ये शर्त रख दी जाए कि जी दहशतगर्द आप ना भेजें, बाकी आप ताल्लुकात रखें या ना रखें, इससे हमें कोई गरज नहीं है। बिल्कुल सही। आपको जरूरत है तो ताल्लुकात रखें, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ना रखें, आपकी मर्जी। वेरी तो राइट। ये एक वो होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वजारत खारजा के लोग, वजीर खारजा साहब जिस तरह बाहर मुल्कों में जाके 2-2 हफ्ते गुजारते हैं, अगर ये कुछ अरसा जाके काबुल में गुजारें, 1 रात 2 रात 3 रात, ठीक। और वहाँ बैठ के उनको एतमाद साजी कराए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है ठीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हम हुकूमत वहाँ किसी की भी हो, आप देखो ना, तालिबान के आने के ऊपर तो हमने शादियाने बजाए थे ना कि जी हम अब जो है ना वो लोग चले गए, अब ये जो आए ये पाकिस्तान प्रू पाकिस्तानी है। लेकिन मसला ये है कि एतमाद बहाल नहीं है, एतमाद बहाल होना ज़रूरी है। और उसमें बिल्कुल ठीक है शौकत यूसुफ सही, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नज़ीर, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शौकत यूसुफ सही ने कहा है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जाके काबुल में बैठें और वहाँ जाके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, ये उनका व्यू पॉइंट है कि बातचीत से ही मसला हल होगा, अदरवाइज़ ये मसला हल हो नहीं सकता। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया कमर ज़मान कायरा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कायरा साहब फरमाइएगा, सुहेल आफरीदी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बनने के बाद हुकूमत, मौलाना फजल रहमान, सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपके नज़दीक ये तहफ़्फ़ुज़ात असल में इनकी बुनियाद क्या थी? क्योंकि प्रिजम्पशंस की जा रही हैं कि वफाक नहीं चाहता था कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। देखिए, वफाक की ये बात नहीं है। जमातों के तौर पे जमातों की ख्वाहिश होती है अपना मुखालिफ के लिए कि वो उम्मीदवार ना बने या वो चीफ मिनिस्टर ना बने, और जमातें कोशिश करती हैं। सुहेल अफरीदी साहब एक नौजवान आदमी हैं और उनका जो जनरली तासर था कि वो बड़े एग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पे जो उनके ट्रेंड्स होते हैं वो भी उनकी पर्सनैलिटी की गवाही करते हैं। और फिर जिन हालात में, जिस बुनियाद पे उनको इमरान खान साहब ने सेलेक्ट किया या उनका नाम दिया, वो भी बुनियादी तौर पे कंट्रडिक्शन और क्लैश की सूरत के बारे में था। कि वो ऑपरेशंस को रोकेंगे और वो नौजवान हैं, वो बड़े जज्बाती हैं, वो बड़े डाढ़े हैं, लाइक दिस। तो इससे एक तासर था कि एक ऐसा हमारा जो सूबा है जिसमें ऑलरेडी हमारी अफवाज और हमारे दीगर इदारे, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे एक बड़े मेनस का मुकाबला कर रहे हैं, जो टेररिज्म है, जो फितना है पूरा। और उसके मुकाबले में अगर
वहाँ की सूबाई हुकूमत एक ऐसे नौजवान के हाथ में दी जाती जिसके बारे में भी क्लियर नहीं था, मतलब मैं नहीं जानता था उनको, इसी तरह बहुत सारे लोग शायद ना जानते होंगे। वो बड़े बड़े अपनी जमात के कमिटेड बंदे हैं, मुझे उनकी इल्म फजल से कोई बिल्कुल क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। इसी अप्रीहेंशन में जमातों ने ये बातें की थी, क्योंकि खान साहब के फैसले माजी के भी बड़े अजीब थे। पंजाब में उन्होंने बुज़दार साहब को लगा दिया, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पहले भी जो चीफ मिनिस्टर लगाए उनके बारे में बाद में ऐसी हारा आई। गंडापुर साहब के बारे में भी जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस किस्म की हुक्मरानी करते रहे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ था कि इससे क्लैश बढ़े ना। ओके, ठीक, इसलिए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बात कर रहा है, जबकि अभी मैं देख रहा था शौकत यूसुफजई भी हमारे साथ थे, वो कहते हैं कि जी मज़ाकरात और बातचीत को हम तरजीह देंगे। अब ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें एक फिक्स में आ गई हैं। सीएम डजंट वांट कि जी वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए, इसको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अमन व अमान को लेकर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको अब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जहां तक ताल्लुक बॉर्डर पार दहशतगर्दी का है या बॉर्डरों पे सूरत हाल का है, तो यकीनन ये वफाकी हुकूमत या हमारे दिफाई इदारों का, फॉरेन ऑफिस का, वजारत दिफा का, ये उनका काम है। और वो मैनस जो कि अफ़गानिस्तान से पनाह लेके यहाँ पे आता है, उससे उसी वजह से इस वक्त अफ़गान बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस भी हुए हैं। अब एक जमात की ये ख्वाहिश है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। कितने मुज़ाकरात करने हैं? परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट से लेके आज तक हर गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट के भी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो गए, हमारे इदारों के सरबराहान गए, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग गए, कई मौके पर जिरगे भेजे गए। और इससे पहली हुकूमतें भी ये करती रहीं। खान साहब की अपनी हुकूमत में ये कोशिश की गई और उनको सेटल करने के लिए बुलाया भी गया, दावत भी दी गई, उनको दफ्तर खोल के देने की बात भी की गई। लेकिन ये किसी बेल मंडे किसी बेबे नहीं चढ़ी। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमें एक बात पहले समझनी होगी। हम कभी भी मुज़ाकरात के मुखालिफ तो नहीं हो सकते। मुज़ाकरात तो जमहूरियत का एक जरिया है, डायलॉग के बगैर तो डेमोक्रेसी चलती नहीं है। लेकिन एक बात समझने की है कि मज़ाकरात होते हैं अगर किसी के मुतालबे हों। ठीक, मसलन कोई आप ये मुतालबा करके एहतजाज शुरू करते हैं कि मुल्क के अंदर हमें जी वसाइल देने चाहिए किसी सूबे को, या हमारा जी पानी पे हक मानना चाहिए, हमारा मिनरल्स पे हक मानना चाहिए, कोई भी मुतालबे हों, तो फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई इदारा हो, उनके साथ बैठ के डायलॉग हो जाता है। डायलॉग के नतीजे में कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ मनवा ली जाती हैं और चीजें सेटल हो जाती है। ठीक, तालिबान आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या मुतालबा है उनका जिसके ऊपर आप डायलॉग करेंगे? उनका मुतालबा यह है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर ताकत के जोर पे एक हुकूमत कायम हुई है, बंदूक के जोर पे, और उन्होंने फिर अपने मुल्क के ऊपर भी अपनी फौज के खिलाफ, अफगान फौज के खिलाफ वो लड़े, उन्होंने अफगान फौज का कत्लेआम किया, लोगों को मारा और अल्टीमेटली वहाँ के हुक्मरान बन गए। और उन्होंने शरीयत का एक खास जो एंगल है वो दिया जिसको वो शरीयत समझते हैं। इसी तरह ये तालिबान जो उनके साथी थे, उनके फिक्री साथी हैं, आज भी उनका फिक्र एक ही है। वो ये कहते हैं कि जो कामयाबी मजहबी तहरीक ने अफगानिस्तान के अंदर हासिल की है, हमने पाकिस्तान में ये कामयाबी हासिल करनी है। ठीक, हमने यहाँ पे ताकत के जोर पे हुकूमत हासिल करनी है और उसके बाद हमने यहाँ शरीयत नाफज करनी है। और वो कहते हैं कि आप अटक के पुल तक, यानी जहाँ तक पंजाब की बाउंड्री है वहां तक इलाका खाली करें, वहां पे हम अपना निज़ाम शरीयत, उनका जो अपना वर्जन ऑफ निज़ाम शरीयत है वो नाफज करेंगे। उसके अंदर क्या डायलॉग करेंगे, क्या मनवाएंगे उनको? क्या वो अपना ये मुतालबा छोड़ देंगे?
क्या आप उनका ये मुतालबा मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या आप कुछ थोड़ा सा इलाका छोड़ेंगे, कुछ इलाका रखेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन कायरा साहब जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम देख रहे थे कि कल सुहेल अफरीदी अडियाला गए, वहाँ पर नहीं मिलने दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने दे, तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। आज सिक्योरिटी की मीटिंग थी, वो खुद नहीं गए, उन्होंने मुजम्मिल हुसैन को भेजा। ये सूरत हाल डाउन द रोड कहीं पर सेटल तो होनी है ना, ये आप सेटल होते देख रहे हैं? ऑपरेशन किस तरह होगा अगर सूबाई हुकूमत और वफाक के अंदर सेटलमेंट ही नहीं होगी? ये सूबाई हुकूमत के साथ हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं हुकूमत के, हाँ। लेकिन वो ऑपरेशन को ना रोक सकती है ना रोकेंगे। ओके। ऑपरेशन जो फेडरल गवर्नमेंट लड़ रही है महाजों पे, उसको तो नहीं सूबा रोक सकता ना कोई भी, ना रोकने की किसी कोशिश करनी चाहिए। रही बात कि वो नहीं आए सिक्योरिटी मीटिंग में, तो उन्होंने नहीं आना, उनका यही तासर, उनका यही मैंडेट है ना। उनको क्यों मैंडेट दिया, क्या मैंडेट दिया गया है? उनको मैंडेट दिया गया है लड़ाई बढ़ाने का। अगर कोई ये कहता है कि ऑपरेशन रोके और डायलॉग करें, तो डायलॉग पहले भी नाकाम हो चुके, सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी, तो वो क्या चाहता है बुनियादी तौर पे? बुनियादी तौर पे अगर कोई ये इस बात पे इसरार करता है तो वो डेडलॉक चाहता है, वो क्योस चाहता है, वो अदम यकीनी चाहता, गैर यकीनी की कैफियत पैदा करना चाहता है। इस बात की तो इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, अब बात यह है कि वो नहीं आए और उनको इजाजत नहीं दी गई। देखिए, इमरान खान साहब वो उनको लीडर मानते हैं, उनका हक है, बिल्कुल माने, हमें कोई इनकार नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, और इमरान खान साहब की ऑफिशियली कोई हैसियत नहीं है पीटीआई में। लेकिन लिहाजा वो तो कह रही हैं कि सीएम तो कह रही हैं कि जब तक मैं इमरान खान को मिलूंगा नहीं, मैं तो काबीना भी नहीं बनाऊंगा। सो ये उनका हक है, काबीना नहीं बनेगी। ये देखिए, ये उनका कहना है, मैं लीगलिटी की बात कर रहा हूँ जी। अगर एक बंदा किसी को कहता है कि मैं उससे मशवरे के बगैर नहीं आगे बढ़ूंगा, तो ये उसका हक है, बिल्कुल करें। हाँ। लेकिन लीगली खान साहब क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ के या पीटीआई के सरबराह हैं, उनके लीडर हैं? लीगली क्या ऐसा है? आंसर इज नो। वो एक कन्विक्टेड शख्सियत है, उनकी जमात का ये ख्याल है कि उनको सजा गलत दी गई है, ओके, उनका ख्याल है, ठीक। लेकिन इस वक्त बहरहाल वो कन्विक्टेड हैं, और कन्विक्शन की सूरत में उनकी फैमिली, उनके वकला या चंद लोगों को इजाजत दी जाती है, जो पंजाब गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर वो खुद चले जाएं और उनको इजाजत ना दी जाए तो इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो भी इसी तरह जाते थे, और वो एक सीन क्रिएट करना मकसूद था, मीटिंग करना मकसूद नहीं होता, सीन क्रिएट करना मकसूद होता है ताकि खबर बने। बिल्कुल। और उन्होंने फोन नहीं किया, वजीर आजम साहब ने उनको फोन किया मुबारकबाद के लिए, और बकौल उनके चीफ मिनिस्टर साहब के, कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे खान साहब से मिलने दिया जाए, और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो कल से तमस्कर उड़ाया जा रहा है, बड़ा हैरान कुन है, कि जी मैं पूछ के बताऊंगा कि इजाजत दी गई नहीं दी गई। प्राइम मिनिस्टर से तो इजाजत नहीं ली जाएगी ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत देनी है, इजाजत देनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भले उनकी जमात है, उनकी भतीजी हैं, बेटी हैं उनकी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर अलग हैं, ठीक, वहां का एक सेटअप है। उन्होंने सुबह से यही कहा होगा कि मेरे इल्म में तो नहीं है, लेट मी आस्क, लेट मी चेक कि क्या है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसको ये तमस्कर उड़ाना कि जी वो किससे पूछेंगे, वो इजाजत लेंगे, वो फलां करेंगे। जब आपने गलत राय दे दी या गलत सवाल कर लिया, ये आपको उनसे सवाल बनता नहीं है, आपने कर लिया, तो उन्होंने यही कहना था ना। ठीक, वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं कि बिल्कुल मैं आपको इजाजत देता हूं, जाएं, वेरी राइट, उनको नहीं कह सकते। वेरी राइट। कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, अमेरिका और भारत एक बार फिर तेल, तजारत और ताकत की सियासत में आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने इन्हें यकीन दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी वही भारत
जो रूसी तेल से अपनी मईशत को सहारा देता रहा है, अब वाशिंगटन के दबाव में दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने वाज़ा किया है कि मोदी ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और अब हम यही काम चीन से भी करवाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये भारत की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है या वाशिंगटन के दबाव में एक सियासी झुकाव? रूस, चाइना और भारत तीनों के मफादात तेल की नालियों में बंद हैं और वाशिंगटन चाहता है कि वो नालियां मॉस्को की सिमत ना बहें। तो क्या मोदी सरकार ने वाशिंगटन के आगे घुटने टेक दिए हैं और क्या इस फैसले ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रहा है? इस सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये प्रेशर है या पार्टनरशिप। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जॉर्ज सलीम साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जॉर्ज साहब फरमाइएगा, ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की यकीन दहानी करा दी है, तो क्या ये भारत की खुद मुख्तारी है या वाशिंगटन के दबाव में किया गया झुकाव? जी, बहुत अरसे से हिंदुस्तान की पॉलिसी ये रही है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे बेवकूफ़ बनाता रहा अमेरिका को भी और मगरब के बाकी ममालिक को भी। तो उसमें एक तरफ तो जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में कि हंटिंग विद द हाउंड्स और रनिंग विद द हेयर वाली पॉलिसी, कि जी एक तरफ तो वो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा है चीन के खिलाफ और बहुत उनका इत्तेहादी, और दूसरी तरफ रशिया के साथ जो है वो उनसे वो जो सैंक्शंस के बावजूद तेल खरीद के, और ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरियात के लिए बल्कि तेल खरीद के रिफाइन करके तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच रहे थे ब्लैक में, तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसा इससे बना रहे थे। अब इससे पहले बाइडेन जो है वो तो इसको बर्दाश्त करते रहे क्योंकि उनको वो जो है ना वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा अजीज थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़रा ज़्यादा प्रैग्मेटिक हैं। उन्होंने तो आते ही कह दिया कि ये नहीं चलेगा, ये डिप्लोसिटी तो ख़त्म करें आप। तो वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिक डिप्लोसिटी या स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी थी उनकी असल पॉलिसी, वो अब उनको ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका ने देखे उन पर जब टैरिफ्स भी ज़्यादा लगाए, बाकी भी डिप्लोमेटिकली एक उनको लिटरली इंडिया को बिल्कुल ही एकदम उन्होंने बैक बर्नर पे डाल दिया। तो उसके बाद अब हिंदुस्तान को ख्याल आया कि जी एक बात तो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी उन्होंने यकीन दहानियां तो कराई हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान क्लेम करता है कि जी उन्होंने अपना आधा कर दिया वहां से जो खरीद रहे हैं ऑयल, और उसको और कम करेंगे। लेकिन असल में सोर्सेज बताती हैं कि जो उनकी रिफाइनरीज है उनको तेल वैसे ही मिल रहा है और उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि जी आपको ये ऑयल जो है पहले से कट हो जाएगा बाय 50%। तो इसका मतलब है कि अभी भी इंडिया की शायद कोशिश यही होगी कि जितना वो उनको मौका मिले, जितनी और बेवकूफ़ हो या दूर जान वो जो है ना उनकी आंखों में डाल झोंक सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप क्योंकि इस मामले में खासे सख्त हैं, तो सूनर या लेटर, जल्द या बदीर जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान को वो अपना तेल जो है खरीदना रशिया से कम करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें एक और सूरत हाल भी अगर हम इसका हाइंडसाइट देखें ज़रा, कि रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है और उसकी मईशत को सहारा भी दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट। अब अगर भारत वो तेल लेना बंद करता है तो उसका नुकसान रशिया को ज़्यादा आप होते देख रहे हैं या भारत को? देखिए, इंडिया को तो नुकसान ये होगा ना कि जी उनके जाहिर है कि वो जो फ़ायदा कमा रहे थे वो जो कि खासा ज़्यादा था, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने फ़ायदा कमाया, वो उनका नुकसान है। रशिया के लिए जो है ये सिर्फ पैसे की मामला नहीं है, रशिया के लिए एक ये स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा क्योंकि उनको जो फंड चाहिए ये अपनी जंग जारी रखने के लिए यूक्रेन में, और देखिए वेस्ट की सारी स्ट्रेटजी यही थी कि रशिया की जो रिसोर्सेज हैं जंग के लिए उनको ड्राई करना है। तो अगर वो जो है अब उनको दो बड़ी इसमें नाकामियां हो रही थी, एक जो चाइना जो रशिया के साथ बहुत ही ज्यादा उनका ऑयल भी बल्कि बाकी भी सारी प्रोडक्ट्स उनसे ले रहा था, और दूसरा इंडिया, तो वो अब ये दो सोर्सेज खत्म करना चाहते हैं। तो इसका जो रशिया को नुकसान होगा वो पैसों से ज्यादा स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लिए जंग का जो एफर्ट है उसको उसी तरह सस्टेन करना, जितनी उनकी रिसोर्सेज कम होंगी वो मुश्किल होता जाएगा। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक इक्तिसादी नुकसान होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रंप इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अब हम यही काम चीन से भी करवाएंगे। आपको लग रहा है कि अब अमेरिका आलमी सतह पर रशिया को तजारती शराकतदारों से दबाव डालकर पीछे कर रहा है और एक नई स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहा है जिसको हम अगर इकोनॉमिक कोल्ड वॉर कहें तो वो गलत नहीं होगा? जी देखें, हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये गुमान था
कि पुतिन के साथ क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो पुतिन उनकी बात मान लेंगे। लेकिन पुतिन ने एक्चुअली उनका बहुत फायदा उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप का। वो अगर आप उनको देखें, उनकी जो स्ट्रेटजी थी तो उसमें वो खासी हद तक कामयाब भी रहे। पर पुतिन जो है ना, तो अभी जब इनको समझ आई है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जी ये तो नहीं चला, वो सारी जो है उनको बड़ी रेड कार्पेट वेलकम भी दिया गया, वो आपको याद होगा अलास्का में बहुत ज़्यादा परसुएशन भी की गई, बट वो सारी चीज़ें जब नाकाम हो गई तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो स्ट्रेटजी है कि उनकी वो जो, क्योंकि देखें जंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो तो रिसोर्सेज ही होते हैं। तो उनकी रिसोर्सेज जो है वो खसूसन मॉनेटरी रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म की जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा दिया कि वो टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो भी रशिया को प्रोवाइड करेंगे, कुछ और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि क्योंकि रशिया उस तरह से नहीं माना तो अब उनको मजबूर किया जाए। अच्छा, उसमें इंडिया के लिए तो मनवाना शायद उनके लिए आसान होगा, लेकिन चाइना को मनवाना कोई इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज चाइना जो है खुद बहुत बड़ी ताकत है। उनके इकोनॉमिकली वो नहीं स्ट्रॉन्ग है जितना ऑलमोस्ट अमेरिका है। नॉमिनल टर्म्स में उनकी जीडीपी थोड़ी कम है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में तो वो अमेरिका से भी बड़ी जीडीपी है। फिर उनकी जो ट्रेड है वो अमेरिका से भी ज़्यादा ट्रेड है उनकी, तो उसमें और फिर उनकी इस वक्त रशिया के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको उन्होंने नाम दिया है कि नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो उसमें वो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए खासी जो है ना ज़्यादा हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें मेरे ख्याल अमेरिका के लिए वो तो इंडिया वाला तो शायद मुकाबलतन आसान होगा, चाइना को मनवाना इसमें जो है बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसी बयान में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भारत तनाज़े का भी जिक्र किया और कहा कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ त्यारे गिरा दिए। ये बार बार वो कह रहे हैं। क्या अमरीकी सदर का ये बयान जो है ये महज एक सियासी क्रेडिट गेम है या सफारती बयानिए का हिस्सा है अब उनके? देखिए, बिल्कुल अमेरिका ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस किस्म के शख्स हैं कि अगर उन्होंने कोई चीज़ की हो तो वो उसका पूरा क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, बिकॉज वो उनकी वो ये बिजनेस में भी उनकी स्किल बहुत अहम थी और पॉलिटिक्स में भी। अब जब उन्होंने एक चीज़ जब उन्होंने की है जो अकम्पलिश खसूसन जो उनकी दांस में ये बहुत एक जो है ना प्रॉब्ली जब ये उन्होंने किया था तो उस वक्त तक तो जब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को जितने महीने हुए थे उसमें सबसे बड़ा उनका कारनामा इसी को तस्वुर किया जाता था कि कितनी बड़ी जंग जो है दो न्यूक्लियर पावर्स में जो हो रही थी उसको रुकवा दिया। हाँ। तो इसलिए वो तो उस पर डबल डाउन करेंगे। फिर साथ ही साथ देखिए तो नोबेल पीस प्राइज का भी बहुत ज्यादा उनको शौक है। हाँ। उसकी कीननेस है, तो उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब उसमें उनको जो गुस्सा चढ़ा वो ये था कि इंडिया ने इसको मानने से इनकार किया। अब जितना इंडिया जो है इनकार करता रहा उतना ही प्रेसिडेंट ट्रंप डबल डाउन करते रहे हैं, यानी कि इस पे और ज्यादा वो जोर से इस पे फोकस करते रहे और बार बार दोहराते रहे ताकि इंडिया ने जो इस पे जो कि गलत, इंडिया ने बिल्कुल एक जो है ना झूठ बोला इसके ऊपर कि जी इन्होंने तो नहीं करवाया था, लेकिन उसका असर जाहिर करने के लिए फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इसका बारहा जिक्र करते हैं ताकि ये एक चीज़ मुसल्लम हो जाए कि जी उन्होंने करवाया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो हम अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स का भी तासुर दे रहे हैं। आपको लगता है कि वाशिंगटन अब भी अपनी वो जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनके तहत दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहा है? क्योंकि जिस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम देख रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसको आप किस तरह फिर एनालाइज करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो दुनिया में अपना असर और नफूज है उसको बिल्कुल कायम रखना चाह रहा है। और देखें चाइना के साथ जो ये सारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और बाकी सारी स्ट्रेटजीज हैं चाइना को कंटेन करने की इरादा वो किस लिए? इसीलिए है कि चाइना उतनी बड़ी वो पावर ना बन जाए कि वो दुनिया में उनका कंट्रोल ख़त्म करे। अमेरिका का जो दुनिया में एक ये डोमिनेशन है, इस किस्म की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो है, डोमिनेशन मैं कहूँगा कई लिहाज से, और खसूसन इकोनॉमिक जो है ना एक उनका दुनिया के जो आर्किटेक्चर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना जिसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं, तो वो उसको देखें 80% दुनिया की ट्रेड जो है वो डॉलर्स में होती है। 80% जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो भी सारी डॉलर्स में उसमें ट्रेडिंग होती है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह दुनिया में सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी अमेरिका कंट्रोल करता है, लिटरली स्विफ्ट और इस तरह के जो मैकेनिज्म्स हैं उनके थ्रू। अगर अमेरिका किसी पर सैंक्शन लगा दे तो वो यूएन की सैंक्शन से भी कई बार ज़्यादा अहम हो जाती है। तो ये पावर जो उनकी है वो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो इससे पहले के जो सदूर थे, जो इससे पहले के प्रेसिडेंट थे, वो इसको एक सटल तरीके से करते थे।
अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सटल तरीके की बजाय वो साफ कहते हैं चीज़, और जो है ना वो उनमें कोई सटलटी नहीं है, उनमें कोई उस तरह की वो डिप्लोमेटिक उनका स्टाइल नहीं है इतना ज़्यादा। वो एक बिजनेसमैन का स्टाइल है, वो भी ऐसा बिजनेसमैन जो कि जो है ना चीज़ों को जो है ना कह के और जो है उस पर डबल डाउन करके खुश होता है। तो आप ये देखेंगे मिसाल के तौर पे इसमें एक जो चीज़ अहम है वो ये है कि जब इन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स एक और करेंसी अपनी जो करेंसी लेके आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उस सूरत में वो 100% टैरिफ लगा देंगे। अब ये बात कभी बाइडेन या उससे पहले वाले प्रेसिडेंट नहीं करते। मतलब उन्होंने कोशिश करनी थी कि वो करंट करेंसी ना बने, लेकिन उन्होंने मतलब बिहाइंड द सीन सारी कोशिशें करनी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ कह दिया कि जी मैं, हालांकि देखा जाए तो वो क्यों, एक दूसरे मुल्कों का क्या हक नहीं है कि उनकी करेंसी भी इकट्ठी वो मिलकर बनाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ कह दिया ना कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उससे अमेरिका की डॉलर की जो है वो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होगी दुनिया में। तो इसलिए इनका स्टाइल ये बिल्कुल है, वो मतलब ये पॉलिसी अमेरिका की हमेशा से यही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्त में आके वो पॉलिसी बहुत ही ज्यादा अपैरेंट हो गई है, बहुत ही ज्यादा जो है ना पब्लिक व्यू में आ गई है। अच्छा सर, लास्ट तरह मुझे बताइएगा, पाकिस्तान भी तवानाई के बहरान से गुजर रहा है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका पाकिस्तान पर भी कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? जी देखिए, बिकॉज पाकिस्तान तो रशिया से कोई तेल नहीं ले रहा, ना ही हम ईरान से कोई इस तरह के ले रहे हैं। हम तो सैंक्शंस को जो है ना, बल्कि इसी देखें आप, ये जहाँ तक देखें कि ये ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हैं उसकी वजह से हमने तो प्रोजेक्ट हमारा रुक गया, वो जो ईरान पाकिस्तान लाइन का, क्योंकि वैसे भी हमारी पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी उसमें ये बहुत अहम टेनेट है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस हों बेशक, या इसी तरह कोई और ऐसी सैंक्शंस हो जो हम समझें कि बिल्कुल उनको हमें मलहूस खातिर रखना है, तो वो हम उस पर वो हिंदुस्तान की तरह एक डिप्लिसिटी नहीं करते कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। हम हमारी फिर उस पर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जौहर सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, दुनिया बदल रही है मगर ताकत का खेल वही पुराना है। अमेरिका आज भी माशी दबाव को सफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और भारत जिसने हमेशा खुद मुख्तारी का परचम बुलंद रखा, अब वाशिंगटन के दबाव तले आता दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं भारत रूस से तेल खरीदता है या नहीं खरीदता, असल सवाल ये है कि क्या भारत अब भी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी रखता है, या फिर जनूबी एशिया की सियासत में एक नया ताबे किरदार उभरने जा रहा है। नाज़रीन, ये है झूठ और फरेब की जंग, जहां गोलियां नहीं चल रही बल्कि प्रोपेगेंडा और जाली खबरें हथियार बन चुकी हैं। अफ़गान तालिबान जो ख़ुद को इस्लामी अमारत कहते हैं, अब भारत के असर रसूख में आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत अपने सियासी और अस्करी मकासद के लिए फितनल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, और वो हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को भारतीय मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक पर कब्ज़ा कर लिया है। ये खबर अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के एक्स अकाउंट से जारी हुई, और भारतीय मीडिया ने इसे सच बनाकर खूब फैलाया। लेकिन फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म ने हकीकत सामने लाई कि वो रूसी साख्ता टैंक दरअसल अफ़गान तालिबान के पास ही मौजूद था। इसी तरह दोस्ती गेट पर हमले के बारे में भी भारतीय मीडिया ने ये झूठ फैलाया कि गेट पाकिस्तान की तरफ से तबाह किया गया है, जबकि हकीकत ये थी कि गेट अफ़गान तालिबान ने अपनी तरफ से उड़ाया। पाकिस्तानी तरफ का गेट बिल्कुल महफूज था और आज भी महफूज है। भारतीय मीडिया ने काबुल धमाके को भी ऑयल टैंकर फटने से जोड़ दिया, हालांकि वो धमाका तालिबान के इलाके में होने वाले हमले का नतीजा था। भारत का गोदी मीडिया इस वक्त AI वीडियोज़, फेक फुटेजेस और झूठी तस्वीर के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। हत्ता कि उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद पाकिस्तानी फ़ौजी बनाकर पेश किया, जिसकी हकीकत खुद आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में वाज़िया कर दी। ये तमाम झूठ इस बात का सबूत है कि भारत और अफ़गान तालिबान का गठजोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह सबूतों और हक़ाइक़ के साथ भारतीय झूठ का जवाब दे रहा है। पाक फ़ौज ने दुश्मन के इन मंसूबों को नाकाम बनाकर वाज़िया पैगाम दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता।
इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।